इन फ्रेम एनिमेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। इन फ्रेम एनिमेशन के लिए हमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना था। वो एनिमेशन जो अपनी पोजीशन पे रहते हुए कोई एलिमेंट जो है वो एनिमेट हो रहा हो, इन फ्रेम एनिमेट हो रहा हो। तो ये मेरा एक टाइमलाइन है जो मेरा बन चुका है। ये मेरा टाइमलाइन है जो मेरा बन चुका है, ये एक तरीके से। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इन फ्रेम एनिमेशन करूँगा कि इन फ्रेम एनिमेशन कैसे होगी। लेट सपोज कि एक छोटा सा करेक्टर इसमें ये यूज़ हुआ, ये वाला, ये रहा। तो मुझे इसको एनिमेट करना है। तो लेट सपोज ये 25th फ्रेम है। PhDs में चले जाता हूँ मैं। 25th फ्रेम है। लेयरिंग पढ़ी है तुम लोगों ने, किसी ने भी किसी भी करेक्टर को डीलेयर्ड जो करते हैं कभी किया? डीलेयर्ड किया है किसी करेक्टर को? नजर आ रहा? थोड़ा सा आओ, थोड़ा सा आओ। किसी भी करेक्टर को अगर डीलेयर्ड है इलस्ट्रेटर पे, लेट सपोज ये एक करेक्टर रखा हुआ है, मैं इसको डीलेयर्ड करूँगा। अब ये करेक्टर जो है ये इलस्ट्रेटर पे नहीं है, ये डीलेयर्ड करना है लेकिन मुझे इसको। तो अब मुझे फ़ोटोशॉप के ऊपर ही लिमिटेशन है मेरी, तो कटिंग कर लेते हैं। मेरी प्रैक्टिस ये है कि अगर मैं इसको करूँगा तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, जिस तरह भी स्मार्टली इसको निकाला जा सके। अच्छा, ये आप लोगों को स्मार्टली खुद ही देखना होगा कि किस तरीके से हम करेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वरना ये वेक्टर भी हो सकता है, मसला नहीं है कि वेक्टर अगर उठाना हो इसके अंदर। और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ डिलीट कर रहा हूँ। इसको मैं सेव कर रहा हूँ सेम उसी फोल्डर के अंदर, ट्रेनिंग सेशन। अब मैं जो एनिमेट करूँगा इसको आफ्टर इफेक्ट्स पे करूँगा, तो मैं इसको AE के फोल्डर में प्लेस करूँगा, एसेट्स के अंदर। और लेट सपोज मैं इसको सीन 25 करेक्टर, जो भी नाम देना चाहो, इसको मैं PSD में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। PSD, ओके, ठीक है। ये वैसे तो ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते, लेकिन कल को अगर हमें इस तरह का करेक्टर मिले तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि हमें मोहताजी नहीं है कि हमें इसका वेक्टर बना कर दो या फिर हमें इसका करेक्टर रिप्लेसमेंट करके दो। तो अगर बेसिक से एनिमेशन करनी है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मुझे इसका फेस जो है वो थोड़ा सा हिलाना है, इसको कट ऑफ कर लेता हूँ। एक मैं इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को भी करके दिखा देता हूँ।
इसको मैंने मैनुअली बॉडी ड्रॉ कर दी इसकी। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। जस्ट ग्राफिक्स का काम किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, नो। सो हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपना मेन कॉम्पोजिशन बनाना है। इसका ख़ास ख्याल रखना है कि प्रोजेक्ट जो है वो हमेशा साइज़ 1920 पे प्रोजेक्ट बनेगा और 25 FPS होने चाहिए। टाइम ड्यूरेशन वो आपके ऊपर है, कितनी भी रख सकते। समझ में आ रही है? पैलेट ये स्क्वायर पिक्सल होगा, हमेशा 16:9 का रेशो होगा। नाउ अगर आपने कोई फाइल अगर यहाँ कहीं सेव करी है तो उसको मेक श्योर करना है कि ये इसके अंदर पड़ी हुई हो। क्योंकि जब भी आप आफ्टर इफेक्ट्स का फोल्डर एक्सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट के फाइल्स के साथ जो है, अगर ये बाहर से इंपोर्ट हुई होगी तो सेम वही प्रोजेक्ट करप्ट हो जाएगा। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एसेट्स के अंदर होना ज़रूरी है। ओके, अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स का प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है मुझे? आफ्टर इफेक्ट्स का प्रोजेक्ट मुझे AE में सेव करना है। सेम ट्रेनिंग सेशन AE। अच्छा, प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा? यहाँ प्रोजेक्ट बनेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, एक फाइल बनेगी जिसमें मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट्स की एनिमेशन होगी, तो उसका कोई इशू नहीं है। इंक्रीमेंट यहाँ ले सकते हो, सारे एसेट जो भी यूज़ होंगे यहाँ होंगे। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इस फाइल को। अच्छा, इस पर जब भी क्लिक करेंगे तो फुटेज आ रहा होगा। फुटेज में सिंगल लेयर पे इंपोर्ट होता है, तो पता होगा आपको। इन दोनों पे वो करते हैं। इस पर करेंगे तो कंपोजिशन का साइजेस ले लेंगे, लेकिन छोटा क्रॉप कर देगा। हमेशा जब भी आफ्टर इफेक्ट पे एनिमेट करो, कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस, जिसकी वजह से आपके जो एंकर पॉइंट्स होते हैं और जो आपकी प्लेसमेंट होती है वो कभी आउट नहीं होती, ट्रिम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, सेम एडिटेबल लेयर स्टाइल मर्ज नहीं करे। तो मेरे पास ये करेक्टर आ गया। ठीक है, ओके, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा, मुझे टाइमिंग्स का पता होना चाहिए। अब मैं 30 सेकंड का इतना बड़ा वो निकाल लूँ, वो भी बेकार है। टाइमिंग्स निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो और कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक तो चले जब तक ये जाए। इसका तरीकेकार ये होता है, राइट क्लिक करोगे आप इसको, फ्रेम्स पे चले जाओगे तो फ्रेम्स की स्टार्टिंग पोजीशन आ रही है और एंडिंग पोजीशन आ रही है। ठीक है, कैलकुलेटर अगर आप ले लेते हो, स्टार्ट एंडिंग फ्रेम्स जो है वो कितने 6782 इसमें से लेस कर दोगे अगर आप इनिशियल फ्रेम 6384, तो ये हमारी जो आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी ये कितने फ्रेम्स के ऊपर बना हुआ है। तो ये 398 फ्रेम्स से बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाकर भी देखते हो अंदर तो ये 398 फ्रेम्स पर ही रखा होगा। सॉरी, ये प्लेसमेंट आउट हो रही है। ये 398 फ्रेम्स का जो है वो आपका जो है वो सीक्वेंस है। 398 फ्रेम्स का सीक्वेंस या तो मैं डायरेक्ट ले लूँ, कोई इशू नहीं है। 39 ये नीचे फ्रेम्स आ रहे हैं और ये ऊपर टाइमलाइन आ रहा है। और अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करूँगा तो उसको डिवाइड कर दूंगा 25 से, तो 25 FPS है। तो इसमें मिनिमम 15.9 मतलब कि 16 सेकंड की एनिमेशन तो रिक्वायर्ड है ही। मतलब आपको 16 से नीचे नहीं काम करना, क्योंकि 16 से नीचे काम करोगे तो क्या होगा कि ये आपका एनिमेशन छोटी हो जाएगी, ये यहाँ पर कहीं आके रुक जाएगा, फिर आपको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि अगर इसका टाइम फ्रेम 16 निकलता है तो आप कम से कम 5 या 6-8 सेकंड जो है वो ज़्यादा रखें, क्योंकि अक्सर बेशतर चेंज आता है कि ये हमें और मज़ीद इसका स्टे चाहिए। तो जब अगर आपके पास स्टे और चाहिए होगा 1-2 सेकंड का तो ब्रेक चाहिए, तो आपके पास एनिमेशन होगी नहीं, आपको फिर दोबारा जाके निकाल के लानी पड़ेगी।
ऐसे ही है। अगर आपका पहले से रेडी हो गया इस चीज़ के लिए तो आपको छोटा बड़ा, छोटा करना आसान है, खींचना मुश्किल है। बड़ा नहीं, छोटा हो सकता है जितना कट करना चाहो, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। तो कोशिश करो कि पहले से ही आप अपने लिए मेंटली प्रिपेयर रहो हर चीज़ पे कि अगर आपको छोटा बड़ा करना पड़े तो कुछ चेंजेस आ जाए तो आप उसको चेंज कर सको। सो अभी टाइम निकलता है 15.92, मैं इसको 20 फ्रेम्स के ऊपर बना देता हूँ एनिमेशन को। तो मैं इसको यहाँ पे 20 कर देता हूँ, 20 की मार्कर प्लेसमेंट कर देता हूँ कि मैं इसको 20 फ्रेम्स के ऊपर जो है एनिमेट कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वाई दबा के एंकर पॉइंट सेट होता है, तो पता ही होगा, पता है आपको। इसकी एंकर पॉइंट की प्लेसमेंट मैंने हैंड पे कर दी है और इसका फेस ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि अगर मैं इसमें एनिमेशन डालूँ तो ये हो सके। लेट सपोज अगर नेमिंग कर दे तो आप तो नेमिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ याद दहानी के लिए। बॉडी, हैंड को कनेक्ट कर दोगे आप बॉडी से और फेस को कनेक्ट कर दोगे बॉडी से। ये पेरेंटिंग किया खाली, कुछ भी नहीं किया है। आपको समझ में आ रहा है? ओके। सो जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर सीमलेस बनाना है तो अब या तो मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम में इसको एनिमेट करूं, या तो मैं इसको, लेकिन वो बड़ा अनरियलिस्टिक लगता है बहुत ज़्यादा, जो है वो लगता है कि मशीनी से चल रहा है। तो मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो विगल यूज़ करता हूँ। छोटी सी स्क्रिप्ट है, बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, WIGGL, विगल एंटर, और जितनी इसकी स्पीड डिफाइन करनी है 2,4, 2,2, इसमें एक मोशन आ गई है। वन कॉमा 2 ये आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। सेम मैंने फेस के रोटेशन के ऊपर विगल दे दिया, 1,2। नहीं, जब एक दफ़ा विगल लग गया तो कीज़ लग जाएंगी, लेकिन डिस्टर्ब करेगा घड़ी घड़ी। विगल अपनी स्क्रिप्ट भी चला रहा होगा और वो की फ्रेम भी हिल होंगे, तो की फ्रेम की ज़रूरत ही नहीं है। की फ्रेम की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको, मुझे बताएं कहाँ लगाना है आपको, तो मैं बताता हूँ कि उसका सोल्यूशन क्या है। हाँ, लगा सकते हो कुछ, जैसे कि ये हैंड है और इसके ऊपर मैं रोटेशन के ऊपर शिफ्ट ऑल्ट, पता है सबको शॉर्टकट जो है, रोटेशन का की फ्रेम लगाया खाली, सिर्फ मैंने रोटेशन का की फ्रेम लगाया है। मिसाल दे रहा हूँ, इसने अपना सर्कल पूरा किया और उसके बाद जो है ये कर दिया इसने शुरू, कोई इशू नहीं है। बट लेकिन जब ये नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये ऐसे हिलता हुआ आ रहा है ऊपर, हमें लग नहीं था क्योंकि हमने की फ्रेम्स बहुत कम लगाए हैं। तो इस तरह का इफेक्ट दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जब वो स्टिल हुआ तो फिर वो हिल रहा है, तो बस ये डिस्टर्बेंस आती है, वरना कोई इशू नहीं है। ओके, अच्छा अब आ जाती है, मैं इसका विगल पहले ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि विगल पहले फेस पे नहीं लगाते, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट मुझे मसला होगी। अच्छा, कोई भी करेक्टर हो एटलीस्ट, ये तो मैंने फिर भी खुद से कट कर दिया, खुद से कट करके फेस अलग कर दिया। नॉर्मली अगर पिक्चर भी आ रही है तो एटलीस्ट ये डिमांड आती है कि उसकी आइज़ ब्लिंक कर दें, एटलीस्ट करेक्टर कम से कम एक रोबोटिक या फेक ना लगे कि बस एक तस्वीर लगी हुई, एटलीस्ट उसके अंदर थोड़ी सी फील आ जाए कि वो एक लिविंग कैरेक्टर है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस जो है वो ये है कि एक आप सॉलिड ले लो, कंट्रोल वाई, जस्ट एक सॉलिड जो है मैंने लिया है, इसका कलर मैंने ये स्किन टोन से सेलेक्ट कर दिया, ये पूरे सॉलिड है बेसिकली। इस सॉलिड को मैं फेस के ऊपर रखता हूँ और इसको मैं आई ऑफ कर देता हूँ। इसके ऊपर रखते हुए मैंने इस पर मास्किंग की है खाली पेन टूल से, सिर्फ मास्किंग, जस्ट मास्किंग है। ये 4 पॉइंट्स की मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, जस्ट हकीकत किया गया ये किया मैंने।
मीन्स सॉलिड पूरे लेयर पे लिया और उसको मैंने मास्क कर दिया, तो उसने सिर्फ उतने प्लेस के ऊपर दिखा रहा है हमें मास्किंग से। अच्छा, सेम डबल यू प्रेस करेंगे तो ये आपका पैलेट खुल जाएगी। इसमें मैंने मास्क के पाथ के ऊपर मैंने एक की फ्रेम लिया है। नॉर्मली 5 फ्रेम अगर आप देखें तो आपकी आइज़ जो होती हैं वो टिक करके आती हैं, खुलती हैं, फिर थोड़ी देर स्टे करती हैं, फिर आगे बंद होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर स्टे करती हैं। तो नॉर्मली जो टाइम ड्यूरेशन देखा गया है, जो अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे, तो 2 सेकंड का डिले आता है। 2 सेकंड का डिले का मतलब होता है आपके 60 फ्रेम। अगर आप 20 FPS पे 25 FPS पे काम कर रहे हैं तो दैट्स मीन 50 फ्रेम्स, और 30 FPS पे काम कर रहे हो तो 60 फ्रेम्स। ठीक है ना। अच्छा, मैंने 5 फ्रेम का खाली गैप दिया और एक की फ्रेम और दे दिया यहाँ पे क्लोज आई का, और स्टार्टिंग वाली पोजीशन जो मैंने डिफाइन कर दी है वो मैंने इसकी ओपन कर दी है। समझ आ रहा है? नहीं, पोजीशन नहीं लिया, ये स्टार्टिंग वाला जो है मैंने मास्क की कंडीशन डिफाइन कर दी कि पहले मास्क इस तरह का डिज़ाइन हुआ हो और 5 फ्रेम्स के बाद इस तरह का डिज़ाइन हुआ हो, तो आई ब्लिंकिंग इफेक्ट बन गया। सेम ये 5 फ्रेम्स के बाद जो है यही वाला सेम की फ्रेम मैंने कॉपी कर दिया और 5 फ्रेम्स के बाद कॉपी कर दिया, तो ये एक साइकिल पूरा कर लिया इसने। अब ये इसमें ईज नहीं है, मीन्स हम लोग की आई जिस तरह की जाती है उस तरीके से थोड़ी स्लो होके आती है। मतलब कि अगर मैं इसमें ईज इन डाल देता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है F9 ऑटो ईज इन लगा दिया, थोड़ा सा ऑटो ईज इन आ गया। अच्छा, अब अगर जेनेटिकली देखा जाए तो नॉर्मली 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा गैप नहीं आता। एक दफ़ा बंदा आइज़ बंद करता है दोबारा खुलता है, तो इस ज़्यादा गैप। तो अगर मैं 25 FPS पे हूँ तो मैं इस तीनों फ्रेम्स को कॉपी कर लेता हूँ, या 1 मिनट में पहले इस पे आता हूँ, मैं दूसरी आई भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। एक मास्क मैंने एक आई पे दे दिया है, चाहूँ तो मैं ये सेम, क्योंकि जब ये अगर ये दोनों सर्कल सेम है तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, Ctrl+C Ctrl+V। 1 मिनट, मास्क है, डुप्लीकेट, सेकंड मास्क आ गया यहाँ पे, उसकी पोजीशन यही है। मैं चाहूँ तो इसके पाथ को यहाँ से मूव कर सकता हूँ। अगर कोई ये बिल्कुल सेम करेक्टर है, सेम आइस है, लेकिन देखिए थोड़ी सी आउट हो रही है, थोड़ी सी आउट हो रही है, और चाहूँ तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि इन दोनों को जो वो है आप जो है वो ड्रॉ कर लो, दोनों को ड्रॉ कर लो आप। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर बिल्कुल सेम है तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, वरना ये है कि आप इसको पेन टूल से यहाँ का ड्रॉ कर लो। ठीक है, सेम वही सेम फिनोमिना। इसको भी मैंने सेम उसी तरीके से मैच कर दिया। एंकर्स हिलाने हो तो ये सिंगल एंकर, सिंगल पॉइंट हिलता है ये ऑल्ट के साथ, और इसको सेम कॉपी करके F9, एक साइकिल हमारा पूरा हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, लग रहा है ऐसा। सही है, सही है। अच्छा, ओके, अब मैं इन फ्रेम्स को रैंडमली बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करता, 30 फ्रेम्स के बाद से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, या मैं पहले सेकंड के बाद से स्टार्ट कर लेता हूँ इसको। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब इन दोनों के बीच में 2 सेकंड का गैप है,
1:10 पे एंड हो रहा है और 3:10 पे ओपन हो रहा है। तो इस प्रैक्टिस को फॉलो करता हूँ और मैं यहाँ से एटलीस्ट मैं 60 फ्रेम्स का गैप रख रहा हूँ, 10 फ्रेम्स का गैप ही है। इसकी आई ब्लिंकिंग हो गई है। सेम मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और ये इसको रीनेम कर दे आईलिट्स, और मैं इसको पेरेंट कर देता हूँ फेस से। अब मैं फेस पर अगर मैं विगल लगाता हूँ तो 2,4, अब ये आईलिट्स इसके साथ जो है वो पेरेंट हो गई हैं। ये एक हमारी एनिमेशन बन गई है। अब मुझे इस एनिमेशन को एक्सपोर्ट कैसे करना है। अब लेट्स सपोज मैंने एक एनिमेशन कंप्लीट कर दी है, तो मैं इसका फुटेज निकाल सकता हूँ या फिर अल्फ़ा निकाल सकता हूँ या फिर पीएनजी सीक्वेंस। अल्फ़ा इसलिए निकालता कि अल्फ़ा निकालने के बाद फाइल साइज़ हो सकता मे भी पॉसिबल वो नियर टू 1 GB बन जाए। तो जितना मेरा प्रोजेक्ट नहीं है उससे ज़्यादा मेरी अल्फ़ा फाइल हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि Ctrl+M रेंडर पीएनजी सीक्वेंस, इसमें आ रहा होता है पीएनजी सीक्वेंस RGB प्लस अल्फ़ा, क्योंकि अगर RGB कर दूंगा तो बैकग्राउंड जो है वो ले लेगा अल्फ़ा में, बाकी ना क्रॉप हुआ हो ना रिसाइज हुआ हो। ओके, एंड इसकी मैं लोकेशन डिफाइन कर देता हूँ। मुझे रेंडर कहाँ निकालना ये बड़ा मैटर करता है। प्रोजेक्ट के अंदर प्रीमियर की फ़ाइल में सोर्स फाइल में एनिमेशन रेंडर में मैं कोई भी शॉट का नाम, लेट सपोज ये शॉट नंबर 25 आई थिंक, तो शॉट 25 में दे सकता हूँ इसको, शॉट स्पेस 25 फोल्डर दे दिया। उस फोल्डर के अंदर मैंने S25 करेक्टर दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, या कोई और सब फोल्डर से हटा दो चेक। ओके, रेंडर, तो ये फाइल्स बताता हूँ किस तरीके से फाइल बनेंगी। यहाँ पे ये फाइल इस तरह से जनरेट हो रही है। जितनी हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स होंगी यहाँ पे, ये सीक्वेंस बन गया है। इसका साइज बहुत कम होगा, पूरे उसका साइज जो है आप देख लो तो 69 MB है पूरा शॉट जो है। अगर मैं वीडियो की तरफ जाता हूँ तो वीडियो अल्फ़ा की वीडियो कम से कम 700-800 MB पे चली जाएगी। तो हमने यहाँ से रिड्यूस इस तरह कर रहे हैं इस शॉट को। ओके, देन अब हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, न्यू बिन एनिमेशन रेंडर्स, देन अच्छा ये ज़र जो हमने करवाया था मीडिया प्रेफरेंसेस, मीडिया 25 की ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 29 FPS पे रख देता हूँ लेट सपोज, ओके, और मैं जब जाके ये इंपोर्ट करके लाता हूँ वहाँ पे फाइल, तो वो 25 पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब भी आप इसको करेंगे इमेज सीक्वेंस पे क्लिक करना है, इमेज सीक्वेंस पे वो पूरी वो बना देगा इमेज सीक्वेंस। अब लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये ड्रॉप हो गई है। इसका साइज क्या बना है, प्रॉपर्टीज देखिए, इसका फ्रेम रेट क्या बना है 29.97, ये इंपोर्ट हुई है 29.97, इसी वजह से ये आउट हुई है।
मैं इसको 25, ये गड़बड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस ऑफिस के अंदर हुई है कि वहाँ से फाइल कुछ आई है, जब यहाँ पे खोली गई है तो वजह ये थी कि वहाँ पर जब इंपोर्ट कराए गए थे ये सीक्वेंस, तो ये मीडिया का जो ऑप्शन था वो 25 पर नहीं था, जिसकी वजह से सारी टाइमिंग्स आउट हो रही थी। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट कराता हूँ PNG इमेज सीक्वेंस को, अब ये 25 FPS पे बनी होगी। बस हर जगह पे। अच्छा ये भी होता है कि आप लोग कर देते हो काम 29 के ऊपर, जब हम यहाँ पे 25 हमारी सेट हुई थी हम खोलते हैं तो ये टाइमिंग्स हिल जाती हैं, यहाँ से ये आगे पीछे हो जाएंगी सारी। जब आगे पीछे हो जाएंगी तो आपको बोला जाएगा कि आप लोगों ने जो है वो प्रोजेक्ट खराब, आप बोलोगे मेरे पास सही खुल रहा है, हम यहाँ खोलेंगे नहीं खुल रहा। मतलब आपके सिस्टम के ऊपर जो है वो 25 हो, या फिर यहाँ पे किसी सिस्टम पे 29 हुआ है, तो वो प्रॉब्लम में आ जाती है। इसको बड़ा ख़ास ख्याल रखना है इसका। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, इसकी प्लेसमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मूव कर सकते हो आप, और मैं इसकी आई जो है वो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। The main issues। अच्छा जो अफेक्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया होगा इसके ऊपर मैंने अफेक्ट दे दिया, यहाँ पे प्रीसेट लगा दिया, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तो मेरा ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। The main issue scientists have encountered is to form plasma that can be maintained at low छोटा सा temperatures, कैरेक्टर जो है वो किस तरीके से because एनिमेट at किया है। such temperatures it एक is हम important to bubbles generate भी plasma भी करके that is दिखाता हूँ। sustainable। मतलब इन फ्रेम एनिमेशन हमें इस तरह से निकाल के लानी है वहाँ से। आगे Errors देखना। in making the more अच्छा अब एक चीज़ सीक्वेंस ये देखते हैं कि आप एनिमेशन कहाँ का डिमांड करते हैं। जैसे कि अब ये है, ये डिमांड करते हैं, अगर नहीं बोलते, अब जैसे कि ये भी मैं कर सकता हूँ एनिमेट, यहाँ से ये चलता हुआ आया और उसके बाद ये तो सिंपल सी एनिमेशन है, ये प्रीमियर पे भी हो जाएगी। तो अगर नहीं डिमांड करते कोई इशू नहीं है। इसमें मैं क्लाउड हिला सकता हूँ, क्लाउड हिलना या स्मोक जो है वो बेसिकली जाके विजिबल हो रहा है। एक ये सीक्वेंस ले लेते हैं, ये सीक्वेंस है 31। मास्किंग हुई हुई है, नो इशू। अच्छा ये भी एक इमेज ही लगाई हुई है, लेकिन अब इसको भी सेम इसी तरीके से, ये वो नहीं है, वेक्टर इमेज नहीं है। अगर ये वेक्टर होती, इलस्ट्रेटर की फाइल होती तो इसको अलग कर सकते थे। खैर इसको भी मैं अलग कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं अगर इसको भी अलग करना चाहूँ तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। S31 एसेट फोटोशॉप S31, कोई भी नाम दे दो। अब ये पिक्चर है। अब इस कुछ एलिमेंट्स हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट गिवन दे दिए उन्होंने कि कोई अगर क्लॉक यूज़ हो रहा है तो आप लगा दो, कोई करेक्टर की मूवमेंट है लगा दो। अब ये इस पर पिक्चर लगाइए तो ये पिक्चर या तो आप, अभी सीन है बहुत छोटा सा सीन है, ये सीन जो है वो 8350 8473 बहुत छोटा सा सीन है। लगभग ऑलमोस्ट 5 सेकंड का सीन है खाली है। तो 5 सेकंड के सीन में अगर ना भी करें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर करना है तो इसको अलग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चाहे तो ये इसको अलग कर दें हम,
लेकिन ये सेम वही चीज़ है। इसको मैं सिर्फ अलग करके बताता हूँ आपको। मैं चाह रहा हूँ कोई एआई की फाइल हो तो वो अलग से एनिमेट करके बता दूँ आपको। अच्छा, इसमें ये इशू है, इसमें ये इशू आएंगे। तो इसके अंदर ये आपके डिमांड कर सकते हो, तो मुझे वेक्टर फाइल दे दो, या फिर जो है वो बहुत छोटा सीन है तो उसको ज़रूरत नहीं है करने की। और इसमें और क्या क्या चीज़ें अगर एनिमेट करने की होंगी तो ये भी एनिमेट नहीं हो सकते कोई पिक्चर से। जो प्रीसेट्स पड़े हुए तो हैं, कोई भी यूज़ कर ले, क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्या मतलब? नहीं, ये बनाए हुए, ये वहाँ रखे हुए रमीज के फोल्डर में एनिमेशन प्रीसेट्स में रखे हुए। इसको उठा के इंपोर्ट कर लो, या अपने तरीके से बना लो तो अपने तरीके से बना लो, कोई इशू नहीं। यही कॉपी कर लो, ज़्यादा बेहतर है कि हमें काम के अंदर सबका काम एक पेज पे आ जाता है, इसी तरह का सबका काम हुआ होता है। बस ये कि इसकी टाइमिंग्स जो है वो 25 FPS पे हुई हुई है, चाहो तो 15 में कर लो, कोई इशू नहीं है। इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा पिक्चर्स है नहीं, सिर्फ पिक्चर्स ज़्यादा है, करेक्टर्स वगैरह है नहीं। क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट में अगर दिया हुआ हो सकता है स्क्रिप्ट में एनिमेट करने का दिया हुआ हो, वॉइस ओवर बहुत छोटा हो, मना कर दें यहाँ से कि नहीं यार एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एनिमेशन भी डिस्ट्रैक्ट कर जाती है। असल में ये सारी वीडियोस जो है वो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं। हमारा मेन फोकस जो है वो किसी को पढ़ाना है, लर्न करना है, ना कि उसको एनिमेशन दिखाना है। अब अगर वो एनिमेशन में ही जाके फंस गया और अपने मोटिव से हट गया तो वो भी हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि बीइंग अ लर्नर आप अपनी वीडियो बनाने के बाद जो है उसको खुद से विजुलाइज करो कि क्या मैं उससे लर्न कर पा रहा हूँ, क्या जो उसके विजुअल्स आ रहे हैं मैं उसको पिक कर पा रहा हूँ। अगर आप पिक नहीं कर पा रहे तो अगला डेफिनेटली, अगर आप पिक नहीं कर पा रहे तो अगला तो वैसे भी नहीं पिक कर सकेगा। जब आप सेटिस्फाई हो जाए अपनी तरफ से कि हाँ मैं इससे पिक कर पा रहा हूँ, तो फिर वो आप वीडियो आगे भेजो। समटाइम्स एनिमेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर जाती है, बहुत ज़्यादा एनिमेशन। अब बहुत ज़्यादा हमने पहले बहुत ज़्यादा एनिमेशन कर दी थी कि घूम रहा है, ब्लर, मोशन ब्लर सब मना कर दिया गया। वजह ये कि जो बच्चे पढ़ रहे थे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे उन चीज़ों में, वो एनिमेशन में जाके खो गए। उसका मोटिव, मेन मोटिव क्या है कि वो इस क्या कहते हैं लर्निंग की तरफ जाने के बजाय वो एनिमेशन की तरफ चले गए, तो वो भी नहीं करना हमें। अच्छा, अब इसका एक बैकग्राउंड ये रखा हुआ है। समटाइम्स हमें बैकग्राउंड मिल जाते हैं और समटाइम्स जो होते हैं वो हम बैकग्राउंड जो होता है वो एनिमेट कर लेते हैं। अगर मैं इसका बैकग्राउंड एनिमेशन बताऊँ आपको तो एक मिनट, किसी एक फाइल का बैकग्राउंड चाहिए मुझे। अब ये इसके बैकग्राउंड की एनिमेशन हो सकती है, तो मैं इसको सेव एस ले लेता हूँ, एसेट बीजी। कहीं भी किसी किस्म का इशू हो पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा, देखा होगा आपने, कन्वर्ट टू रास्ट्राइज नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। वजह ये कि ये सारा काम मैं आफ्टर इफेक्ट पे कर रहा हूँ, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। रास्ट्राइज का मसला वहाँ आता है जब प्रीमियर पे कोई पीएचडी, कोई एआई इंपोर्ट नहीं होगी। ये सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स के लिए काम हो रहा है, प्रीमियर के लिए नहीं होना है। अब मैं इस बीजी को लेके जाता हूँ उस पे आफ्टर इफेक्ट्स पे। retain layer size, import। ओके, तो इसमें मैं जो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैं इसको जो है वो रोटेशन का इफेक्ट दे दूं, और ये मेरी एनिमेशन काफ़ी बड़ी होगी। सो अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग जो है इसमें ऑलमोस्ट 6 मिनट्स 10 सेकेंड्स की अगर मैं एनिमेशन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं कर सकता हूँ इसको। कंपोजिशन सेटिंग में जाके मैं एडिट कर लेता हूँ।
सिर्फ मैंने एक्सटेंड किया है। ओके, तो मैं इसमें रोटेशन दे देता हूँ इनकी, लेट सपोज 200। बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना भी नहीं रखना कि डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे। इनफ इनफ है 12 और -12। जस्ट एक सिंपल सी एक एनिमेशन दे दी है खाली। और इसका मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ले लिया पीएनजी का, RGB प्लस अल्फ़ा। हाँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि फाइल साइज़, ओवरऑल फाइल साइज़ बहुत छोटा बनता है, स्पेशली अल्फ़ा निकालते टाइम। अल्फ़ा बहुत हैवी बनता है, अल्फ़ा MOV में चले जाता है। इसको मैंने BG दे दिया। अच्छा, एक तरीक़ेकार तो ये है इसका कि मैं इसका पूरा ही फाइल निकालूँ, और एक तरीक़ेकार है कि अगर मैं एक लूप निकाल लूँ तो मैं रेप्लिकेट भी कर सकता हूँ। बोलो। हाँ हाँ, कर सकते हो भाई, जैसा कर सकते हो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई। अगर प्रीमियर पे जाओगे तो प्रीमियर पे तुम्हें ये कन्वर्ट करने पड़ेंगे PNG में, बल्कि वो ज़्यादा ईजी है। और इसके बाद जो है रेंडरिंग बच जाएगी, और दूसरा वहीं पर ही प्रीमियर पे तुम उसको रोटेशन दे दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये भी कर सकते हो, PNG सीक्वेंस भी निकाल सकते हो। इवन मैंने तुम लोगों के लिए ईजी के लिए पूरा एक साथ निकाल दिया है। वरना मैं क्या करता कि जैसे जहाँ मैंने 12 राउंड दिए, अगर मैं 1 राउंड का एक कंप्लीट कर दूँ सर्कल, तो मैं उसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ, सीमलेस बनेगा बिल्कुल, कोई इशू ही नहीं है। तो और टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैं सिर्फ बता देता हूँ कि इंपोर्ट करके कुछ फ्रेम्स बने होंगे यहाँ पे। कि लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। So guys, समझ रहे हो? Plasma has तो ये several आपका पूरा का पूरा applications सीमलेस in बन सकता all. है। रिपीट करना है कि अगर आपने सीमलेस निकाला है एक सर्कल का, तो ऑल्ट दबा के इसको आप रेप्लिकेट भी कर सकते हो। यहाँ से जितने ऑल्ट दबाओगे यहाँ से रेप्लिकेट होते जाएंगे। फिर रेप्लिकेट होते चले जाएंगे यहाँ से। और कोई कंफ्यूजन? एक मिनट में, इलस्ट्रेटर की लेयरिंग वगैरह आती है जिस तरह हम लोगों ने फोटोशॉप की है, इलस्ट्रेटर की जो लेयरिंग करते हैं, तो सेम उसी तरह हम लोग जो है वो प्लेसमेंट कर देते हैं इन प्लेस की। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पर इस तरीके से जहाँ जहाँ एनिमेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पर आप प्लेसमेंट करना शुरू कर दो और उसके बाद फाइनल रेंडर निकाल दो।